Hello students, welcome back. Today we are going to take a quick revision of the chapter India's external relation. अब जो है इस चैप्टर का नाम क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. If you are really feeling that these lectures are benefited to you or you are getting benefit from these lectures, don't forget to like, share and subscribe. अब इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में हमने बात करनी है कि इंडिया का दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसा है, उसके लिए वो कौन सी पॉलिसी को अपना रहा है. अब हुआ क्या था एक्चुअली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था. वो ब्लॉक्स कौन कौन से थे? यूएसए एंड यूएसएसआर. उसके क्यों हुआ था? क्योंकि उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था. अब कोल्ड वार के दौरान इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी वो कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? एज अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर. तो उसमें हमने बात की थी कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो थी वो इंडिया ने अपनाई थी. तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कौन सी थी? दैट वाज बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट. अब पंडित नेहरू, ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनाई किसने थी? हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पॉलिसी? दैट वाज पंडित नेहरू, राइट. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये क्या है? जस्ट एक बार पूरे चैप्टर की समरी और यू कैन से आउटलुक ऑफ द चैप्टर के एग्जाम में जाने से थोड़ा समय पहले, जब हमारे पास पूरा चैप्टर रिवाइज करने का समय नहीं होता है, एट दैट टाइम वी डू दिस कि ऊपर से पूरा चैप्टर जो है एक बार मेन पॉइंट्स हमारे माइंड से निकल जाते हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के? टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवर्निटी, जो हमारी सॉवर्निटी जिसको हमने बड़ी मुश्किल से लिया था उसको बचाए रखना, और प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटरीज की जो इंटीग्रिटी है उसको बचाना, इस एज वेल एज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, उसको बनाना, राइट. अब इंडिया ने इसलिए कौन सी नाम को अडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि इंडिया इन दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही ब्लॉक से दूर रहना चाहता था. उसने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया. उसने इन दोनों ब्लॉक से बचने के लिए किसको अपनाया? नाम को, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, राइट. देन पंचशील, इसके बाद आता है इंडिया का पंचशील. अब ये पंचशील क्या है? पंच एज इट्स नेम इंडिकेट, पंच मीन्स 5 यानी 5 प्रिंसिपल्स जिस पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, इन 5 प्रिंसिपल्स पर. अब ये जो पंचशील था सबसे पहले किसने अपनाया था इंडिया के साथ? इस पंचशील जो एग्रीमेंट है किसके साथ हुआ था? विद द चाइना, राइट. अब ये पंचशील यानी 5 जो सिद्धांत हैं, 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? टू रिस्पेक्ट द सॉवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, एज वेल एज नॉन एग्रेशन ऑन ईच अदर, किसी भी सिचुएशन में एग्रेसिव, एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव ना होना. देन नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे की 2 कंट्रीज जिनके बीच में आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है वो दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. देन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको भी वो पीसफुली समाप्त करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. एंड टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, मेन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है प्रिंसिपल है वो क्या है? वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश करना. यानी दोनों ही कंट्रीज के बीच, इंडिया जिसके साथ भी, अब यहाँ चाइना के साथ अगर होता तो इंडिया और चाइना दोनों इसी बात पर राजी हुए थे कि दोनों का मेन मोटो क्या रहेगा? पूरे वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश करना. इसी तरीके से इंडिया ने जिसके साथ भी समझौता किया तो ये इसका मेन प्रिंसिपल रहा है. इसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंडिया के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? नॉन अलाइनमेंट, यानी किसी भी गुट को ज्वाइन ना करना, ना यूएसए को ना यूएसएसआर को. देन ऑपोजिशन टू द, अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या है इसको अगर डिटेल में समझना है तो यू हैव टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स. जो इस पे चैप्टर के ऊपर डिटेल में जो लेक्चर्स हैं उनको आप जाकर अच्छे से सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट. देन ऑपोजिशन टू द पॉलिसी ऑफ कास्ट, कलर एंड डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा. जो भी पॉलिसी कास्ट पर, कलर पर या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है उस पॉलिसी को नहीं अपनाना. देन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, सबसे मेन ये भी था कि इंडिया जो है दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरे नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम रखेगा. एंड फेथ इन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में और डिसआर्मामेंट में विश्वास कायम रखना.
करना, डिसआर्मामेंट को फॉलो करना और यूनाइटेड नेशन की हर पॉलिसी में फेथ शो करना, फेथ दिखाना। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वार। एज यू ऑल नो, ये जितने भी पॉइंट्स हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स, नॉन अलाइनमेंट, प्रिंसिपल्स और इंडियाज ड्यूरिंग कोल्ड वार और द अनदर एशो, ये सारे जो हम आगे करेंगे, एफ्रो एशियन यूनिटी, ऑल दीज आर इटसेल्फ क्वेश्चन। इनमें कोई 4 मार्क्स में आ सकता है, कोई 6 मार्क्स में, और 1 मार्क एंड 2 मार्क तो यू नो वेरी वेल फ्रॉम एनीवेयर इट कैन कम। इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वार। अब इस कोल्ड वार के दौरान इंडिया की पॉलिसी क्या रही? इंडिया ने सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स, दोनों ही ब्लॉक्स, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों से इंडिया ने दूरी बनाए रखी। इंडिया एडवोकेटेड नाम, और उसने किसको अपनाया? नाम को। देन इन 1956 ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पर, जिसका इंडिया ने विरोध किया था। राइट क्यों विरोध किया था? क्योंकि हमने पहले प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि इंडिया वर्ल्ड में क्या एस्टैब्लिश करना चाहता है? पीस। उसका जो मेन फॉरेन पॉलिसी का मेन प्रिंसिपल है। राइट देन इन द सेम ईयर, उसी साल यानी 1956 में ही यूएसएसआर ने हंगरी को पर अटैक किया था, उसको अपने अंडर मिलाने की कोशिश की थी। इसमें भी इंडिया ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। देन पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया था उस समय में? पाकिस्तान ने कोल्ड वार के समय में यूएस को ज्वाइन किया था, और यूएस जो था वो इंडिया के साथ हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। उसका कारण क्या था? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब बांग्लादेश वार हुआ था तो मजबूरी में इंडिया को यूएसएसआर के साथ जो थे अपने रिलेशन 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी वो लेनी पड़ी थी। 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप करनी पड़ती, उस ट्रीटी को साइन करना पड़ा था, जिसकी वजह से यूएस से जो था, यूएस इंडिया से नाराज था कि इंडिया और यूएसएसआर में अच्छे रिलेशंस क्यों डेवलप हो रहे हैं। राइट तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब एफ्रो एशियन एट इट्स नेम इंडिकेट, एफ्रो मीन्स अफ्रीकन कंट्री एंड एशियन मीन्स एशियन कंट्रीज। अब इंडिया क्या था? पंडित नेहरू ने जो था वर्ल्ड अफेयर्स में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनमें मेनली कहाँ पर आ जाता है? इन एशियन अफेयर्स में। एशिया के जो अफेयर्स हुए हैं, अफेयर्स मीन्स जो भी कन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी ऐसा डेवलप हुआ है तो उनको हल करने में पंडित नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पंडित नेहरू क्या चाहते थे? वांटेड टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। पंडित नेहरू जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, चाहे वो एशिया की थी चाहे वो अफ्रीका की थी, उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहते थे। एज वेल एज इन्होंने जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी जो कि साउथ अफ्रीका में थी। अपार्थाइड क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एक्सेट्रा। इनके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपार्थाइड। अब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो पंडित नेहरू ने और यू कैन से इंडिया ने इसका विरोध किया था। देन द बैंडोंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम, क्योंकि पंडित नेहरू अफ्रीकन और एशियन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक गुट बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि दोनों ही जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है वो दोनों में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करें। इसको ज्वाइन करेंगे तो उनकी इंडिपेंडेंस फिर से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बैंडोंग कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पर नाम की एस्टैब्लिशमेंट हुई। अगेन फॉर द डिटेल यू कैन गो टू दोज वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें डिटेल में इनको डिस्कस किया गया है। अब जो फर्स्ट समिट था नाम का पहला समिट कब हुआ? इन 1961 सितंबर 1961 कहाँ पर हुआ था? इन बेलग्रेड। राइट तो ये क्या है? रिगार्डिंग पॉलिसी ऑफ नाम, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पंचशील, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वार एंड एफ्रो एशियन यूनिटी। ये सभी ही अपने आप में क्या है? अलग से सेपरेट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विथ चाइना। इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं? फॉर मोर डिटेल आपको फिर से वही जो पहले डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मोर डिटेल में देखने के लिए यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। अब इंडिया और चाइना, एज वी ऑल नो कि इंडिया की आज़ादी कब हुई थी? 1947, और चाइना में चाइनीज़ रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1949 में। उस समय उसके बाद इंडिया और चाइना, एज अर्लियर डिस्कस कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया ने कौन सा एग्रीमेंट अपनाया था? दैट वाज नोन एज पंचशील।
इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ, जो पंचशील समझौता हुआ, ये कब हुआ था? इट वॉज ऑन 29 अप्रैल 1954। उस समय में लीडर कौन थे? यहाँ से इंडिया की तरफ से थे पीएम प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, और चाइना की तरफ से कौन थे? चाओ इनलाई, राइट। अब जो थे इन दोनों के बीच में अगर समझौता हुआ, इट मीन्स कि इनके बीच में अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन इनके बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, चाइना और इंडिया के बीच में। एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कुछ बाउंड्रीज डिसाइड की थी, लेकिन चाइना का ये कहना था कि वो कॉलोनियल पीरियड में जो बाउंड्रीज डिसाइड की गई हैं उनको नहीं मानता। इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में मेनली दो रीजंस हैं जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट है, जिनकी वजह से टेंशन है। सबसे पहला रीजन क्या है? तिब्बत इशू। अब तिब्बत का इशू क्या था कि 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर कर लिया। अब तिब्बत के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन चाइना उन पर प्रेशर डाल रहा है कि वो चाइनीज जो रिलीजन है उसको फॉलो करें, राइट। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं आज भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तिब्बत में आज भी चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो जो भी लोग चाइना की इस नीति का विरोध करते गए उनको उठाकर जेल में डाल दिया, राइट। उनके साथ अत्याचार किए गए और नतीजा क्या निकला? और उसी दौरान, उससे पहले जब तिब्बत ने तो 1950 में चाइना ने टेक ओवर किया था, तो मीनवाइल दलाई लामा क्या कौन है? तिब्बत के लोगों के जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो धार्मिक नेता है, जिनको वो गुरु के समान, भगवान के समान मानते हैं, राइट। दलाई लामा 1956 में चाओ इनलाई के साथ उनकी विजिट थी इंडिया में, तो उनके साथ दलाई लामा जो था इंडिया में आया था। इसीलिए दलाई लामा जो था इंडियन लीडर्स को अच्छे से जानता था। अब जब दलाई लामा ने ये देखा कि वहाँ पर उनके लोगों के साथ कि कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, ऐसे में जो उनका जो मूवमेंट चल रही है चाइनीज़ के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, तो उन्होंने क्या किया? उस चीज़ में 1959 में उन्होंने भारत में शरण ले ली, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ के प्रधानमंत्री सबको जानते थे। उन्होंने उनसे बात की, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने उनको यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। अब जब दलाई लामा इंडिया में आए, यहाँ रहकर उन्होंने शरण ली, तो ऐसे में इसे चाइना ने क्या माना कि चाइना ने कहा कि इंडिया उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, जबकि इंडिया का ये कहना था कि तिब्बत का मामला उसका इंटरनल मैटर नहीं है, राइट। एक तो ये वजह बनी कन्फ्लिक्ट की। दूसरा रीजन क्या है? बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बाउंड्रीज को लेकर। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो ब्रिटिशर्स ने बाउंड्रीज डिसाइड की थी, चाइना ने उसको नहीं माना। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने इंडिया के 2 एरियाज पर क्लेम किया कि ये एरियाज उनके हैं और जबरदस्ती उन हिस्सों को उसने अपने अंडर किया हुआ है। कौन कौन से? एक है अकाई-चिन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा एरिया कौन सा है? मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जो किस नाम से जाना जाता था? NEFA, निफा के नाम से। NEF की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अब ये क्या थी, इनका क्या रोल था, किस लिए ये इतनी फेमस थी, इन सब की डिटेल देखने के लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन डिटेल, राइट। तो ये तो हो गए इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट, किस वजह से आपस में जो रिश्ते हैं उनके खराब हैं, राइट। अब बात करते हैं हम रशिया एंड इंडिया की। इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशंस कैसे हैं? वी ऑल नो वेरी वेल कि कोल्ड वॉर के चैप्टर में हमने ये बात की थी कि जो रशिया था पहले क्या था? सोवियत यूनियन। रशिया और अदर कंट्रीज ने मिलकर कितनी रिपब्लिक्स थी सोवियत यूनियन में? 15 रिपब्लिक्स, राइट। बाद में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोलैप्स हो गया, और उस कोलैप्स के बाद रशिया जो था धीरे धीरे एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज होने लगा, राइट। कोलैप्स के बाद USSR खत्म हो गया, पूरे वर्ल्ड में एक ही पावर जो थी वो उसकी हेजेमनी हो गई, दैट इज USA। अब रशिया जो है इसके पास क्या है एट प्रेजेंट? इसके पास वीटो पावर है, वीटो पावर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। और इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, एज हमने चाइना में डिस्कस किया कि इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के रिलेशंस
गुड रिलेशंस है। ये चीज़ हमें कैसे मालूम पड़ती है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं? दोनों देशों के बीच में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये एग्रीमेंट्स किसको लेकर है, किस स्ट्रेटजी का, किस एग्रीमेंट का हिस्सा है? जो इंडो रशियन स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ था 2001 में, उसके अंडर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए गए थे। देन रशिया जो है इंडिया की हेल्प करता है न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में भी इंडिया की हेल्प करता है, साथ ही साथ इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी उन्हें असिस्ट करता है, मीन्स उनकी सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है। कौन करता है? रशिया इंडिया का, राइट। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती है कि इंडिया एंड रशिया हैज़ अ गुड रिलेशंस। अब बात आती है इंडिया एंड इजराइल। इंडिया और इजराइल में भी, इजराइल जो है emerged as a most powerful nation, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो है ये धीरे धीरे एक पावरफुल नेशन के रूप में जो है एस्टैब्लिश हो रहा है, एमर्ज्ड हो रहा है। तो इंडिया के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से शुरू हुए थे? 1992 से, ड्यूरिंग कारगिल वार। जब कारगिल वार हुआ था उस समय भी इजराइल ने इंडिया की हेल्प की थी, और इंडिया के जो रॉ थे, यानी जो जासूसी का काम करते हैं, उन जासूसों की हेल्प की थी। किसके द्वारा? जो इजराइल की क्रिटिकल इंटेलिजेंट एजेंसी है उसको उन्होंने इंडिया के साथ लगाया था, यानी कि अपनी वो इनपुट जो थी उन्होंने इंडिया को दी थी और मिलकर उन्होंने ये काम किया था ड्यूरिंग द कारगिल वार। फिर इंडिया और इजराइल के बीच में भी बहुत से एग्रीमेंट्स हुए हैं। साइंड एग्रीमेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड as well as cooperation in space industry, then water conservation of India, 3 years प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी इनके बीच में 3 ईयर प्रोग्राम जो है वो आपस में, उस पर भी एक एग्रीमेंट किया गया है। देन इंडिया इज द 7th। अब इंडिया के साथ इजराइल अगर कोई समझौते कर रहा है, अच्छे रिलेशन कर रहा है, तो अगर जहाँ इंडिया को बेनिफिट है, इजराइल को भी इसका बेनिफिट है। इजराइल को इंडिया से क्या बेनिफिट्स है कि इजराइल के जो ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, राइट। इसके साथ साथ जो इजराइल में आर्म सप्लायर है, इसका जो नंबर 3 आर्म सप्लायर है इजराइल में, वो कौन है? इंडिया। क्लियर? तो इस तरीके से इंडिया और इजराइल दोनों को ही आपस में एक दूसरे से बेनिफिट्स है, और इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस आज भी एस्टैब्लिश है, और धीरे धीरे इजराइल जो है एक पावरफुल कंट्री, एक मोस्ट पावरफुल नेशन के रूप में एमर्ज हो रहा है। अब लास्ट हमारा नेक्स्ट आता है इंडो यूएस रिलेशन। इंडिया के और अमेरिका के रिलेशंस कैसे हैं? एज वी ऑल नो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार शुरू हुआ था, तो कोल्ड वार के दौरान 2 ब्लॉक्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। तो उस समय में इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो रिलेशन अच्छे पहले, उससे पहले थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप हुए थे इन 1941। बाद में कोल्ड वार के समय में दोनों के रिलेशंस फिर से जो थे वो खराब होने शुरू हो गए। उसका रीज़न क्या था कि इंडिया ने यूएस को ज्वाइन नहीं किया था, ना ही इंडिया ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। इंडिया ने किसको अपनाया था? इंडिया ने अपनाया था नाम को अडॉप्ट किया, और इंडिया का नाम अडॉप्ट करने की वजह से यूएसए जो था कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज था, राइट। इसके अलावा इंडिया की कुछ पॉलिसीज थे जिनको कि अमेरिका, यूएस जो है वो पसंद नहीं करता था। वो कौन कौन सी हैं? एक तो न्यूक्लियर टेस्ट पॉलिसी, जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट की है उससे भी अमेरिका खफा था, और इसके साथ साथ इंडो सोवियत रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ था, इंडिया ने रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ जो एग्रीमेंट्स किए थे। देन इसके, लेकिन कोल्ड वार समाप्त होने के बाद दोनों के बीच में फिर से धीरे धीरे रिलेशंस डेवलप होने लगे। वो कैसे होने लगे कि जब कोल्ड वार खत्म हुआ तो पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल यूएस की हेजेमनी हो गई। तो इंडिया को कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा कि उनको, क्योंकि अब एक ही पावरफुल कंट्री रह गया है वर्ल्ड में, एक ही हेजेमनी है, तो उस कंट्री के साथ बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में इंडिया और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं जो थी दोस्ती के कदम बढ़ने लगे, दोनों में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होने लगे। 1994 में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी थी उसको सपोर्ट किया, उसको जो था बढ़ावा दिया। देन यूएसए सपोर्टेड इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया का दावा है, क्योंकि उसकी जितने भी क्राइटेरिया उसको इंडिया फुलफिल करता है। वो क्राइटेरिया क्या है? फॉर दैट आल्सो यू हैव टू गो टू द डिटेल्ड वीडियोस, डिटेल लेक्चर्स।
तो उसको भी अमेरिका जो है उसका सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा 2 न्यू फैक्टर्स इमर्ज, कुछ और बातें हैं जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन अच्छे शुरू हुए। जहां इंडिया को ये था कि कोई पावरफुल कंट्री उसके साथ होनी चाहिए, इसलिए उसने रिलेशन डेवलप करने शुरू किए, वही अमेरिका को भी इंडिया से बहुत ज़्यादा फायदा है। वो क्या है कि यूएस में एब्जॉर्ब अबाउट 65% इंडियन एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। इंडिया अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 65% कौन है? इंडिया एक्सपोर्ट करता है। देन 35% उसका जो टेक्निकल स्टाफ है अमेरिका में, टोटल होल अमेरिका में जितना भी टेक्निकल स्टाफ है उस टेक्निकल स्टाफ में 35% टेक्निकल स्टाफ कौन है? इंडियन पीपल, जो कि इंडिया से जाकर वहाँ सेटल हुए हैं। एक्सेप्ट दैट सिलिकॉन वैली में भी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख इंडियंस हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये इतनी बड़ी रेशो वहाँ से निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर बहुत बुरा अफेक्ट आएगा, राइट। एक्सेप्ट दैट 15% हाईटेक स्टार्टअप बाय द इंडियन अमेरिकन्स, राइट। अब इसके साथ साथ ये तो बात हुई कि अमेरिका में क्या क्या है जिसकी वजह से अमेरिका जो है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करता है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनमें से उनके अलग अलग व्यूज़ है। कुछ एनालिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो है इंडिया को अमेरिका से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पावरफुल कंट्री है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी वो क्या है? फियरफुल ऑफ ग्रोइंग रिलेशंस जो डेवलप हो रही हैं, क्लोजनेस जो हो रही है, उससे उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो अमेरिका जो है इंडिया को नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी तरफ कुछ और एनालिस्ट है, उनका क्या मानना है, जो दूसरा ग्रुप है एनालिस्ट का, वो ये कहते हैं कि इंडिया को पर यूएस से रिलेशन डेवलप करनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल रही है पावरफुल कंट्री के साथ काम करके बेनिफिट लेने की, तो उसे ये बेनिफिट लेना चाहिए। तीसरा टाइप का जो एनालिस्ट है, उनका जो ग्रुप है, उन लोगों का ये कहना है कि इंडिया को अमेरिका के साथ रिलेशन डेवलप करने की बजाय जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री होंगी। तो जब वो सारी कंट्री डेवलप्ड होंगी तो ऑटोमेटिकली अमेरिका अकेला पड़ जाएगा और इंडिया जो है वो पावरफुल बन सकता है। तो अलग अलग लोगों के, अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग विचार हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो है दैट आर बेटर देन द प्रीवियस, पहले से बहुत बेटर है और दोनों में अच्छे रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं। दैट इज ऑल। अब ये सारा क्या है? इट इज अ होल समरी। अब ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और यू कैन से इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसको डिटेल में देखने के लिए, जैसे इंडिया एंड चाइना का रिलेशन, ये भी आपको एक अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा। रशिया और इंडिया के रिलेशन पर अलग से एक लेक्चर है, इंडिया एंड इजराइल पर अलग से लेक्चर है इन डिटेल, राइट, एज वेल एज इंडो यूएस रिलेशन। तो आप इन सब के डिटेल में लेक्चर्स देखने के लिए यू हैव टू गो टू दोज वीडियोज। Thank you so much.